नार्सिसिज्म आता कहाँ से है? Where does it stems from? ये होते कौन हैं? उर्दू में नरगिसियत पसंद कहते हैं लोग। डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं नार्सिसिस्ट। हाँ, पाकिस्तान में भी किसी को कहा जाता था वो लेकिन खुद भाई लोकल आने लगा तो मैंने कहा इंटरनेशनल निकल जाओ। डोनाल्ड ट्रंप भी रहते हैं। मैंने कहा ट्रंप पे निकल जाते हैं। Having a narcissistic partner, and मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ इस थोड़े से वक्त में कि वो किसी जहन्नम से कम नहीं होता किसी नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ रहे। खान साहब बाहर आ रहे हैं। अब मुश्किल लगता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल आई डोंट सी एनी रीजन कि उनको बाहर निकाला जाए। इतना मुश्किल होता हो, नए लोग नए चेहरे, पता नहीं मुंह भी धोते हैं सुबह उठ के नहीं, और उनके अंदर आपने आगे और शादी की पहली रात वो बेचारा आया है पूरा टब्बर इकट्ठा हो जाएगा उसके इर्द-गिर्द। वो अजनबी है उसके लिए, वो डरी हुई है, वो सहमी हुई है, उसको बाप ने पता नहीं कैसे रखा होगा। शादी की पहली रात, मेरी बात सुनो, ये है मेरी माँ, ये है मेरा बाप, बस इसकी जिम्मेदारी तुम पर है। मेरे माँ बाप को खुश रखना, मैं तुमसे खुश रहूंगा। माओ ने बेटों के थ्रू बीवी को क्यों कंट्रोल करना है? हो सकता है 10-20% में ना होता हो। मिडिल क्लास का की जो जमा पूंजी या जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो उनका बेटा होता है। अगर वो कुछ अच्छाई करने की कोशिश भी करते हैं तो उनको कहा जाता है बुरी तरह लग गया, क्या जुरू का गुलाम हो गया, लाइक यू स्टेटेड, किधर गया तुम्हारा मर्दानापन। अपनी बीवी और अपनी माँ में इंसाफ नहीं कर पाता बंदा, जितना मर्जी कोई कितना अच्छा क्यों ना हो। उसकी माँ और उसकी बीवी में भी मसला रहता है, हुकूक का, उसके राइट्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड हियर एट GNN स्टूडियोज। वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज एक मैंने ख़ास मेहमान को आखिरकार पकड़ ही लिया। ही हैपन्स टू बी अ TV एंकर, ऑब्वियसली अ जर्नलिस्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट, बिन इन द इंडस्ट्री फॉर ओवर, if I'm not wrong, for over around 15 years, around somewhat that period. लेकिन प्रेजेंटली अगर आपको अपनी स्क्रीन से हट कर भी यूट्यूब के ऊपर जब देखते हैं तो आपको इंस्टाग्राम के अंदर उनकी रील्स बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं फ्रीक्वेंटली। मतलब काफ़ी पॉपुलर है वो यूथ के अंदर आजकल, बिकॉज वो ही टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर वो बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट सैयद अली हैदर। Sir, thank you. It's a pleasure and honor to be on your show. I'm really sorry, आना ज़रा लेट हुआ। No issues at all. टाइम लग गया आपके एपिसोड में आते आते, but it feels good. आप वैसे भी इतना अच्छा पॉडकास्ट करते हैं। It was my, I would say, I would wanted to be on your show. लेकिन means a lot. मैंने मतलब ही इज़ वन ऑफ दोज गेस्ट जिनके ऊपर मेरी नज़र थी। मतलब मैंने जब इनिशियली जब प्लानिंग हो रही थी ना, तो अभी जब 8-10 नाम सामने आ रहे थे ना, तो योर्स वाज वन ऑफ द नेम्स जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ था। मुझे था कि ही हैज़ टू कम ओवर हियर। It's an honor. अलवी मैंने इंट्रो में कहा 10-15 साल की जर्नी, 17 साल। वाओ, कैसी जर्नी रही? लुकिंग बैक 17 साल पीछे देखते हैं और आज को देखते हैं, हाउ हैज़ द जर्नी बीन? It feels like a spur of a moment. ऐसा लगता है जैसे एक लम्हे में गुजर आया सदियों का सफर, जिंदगी बहुत तेज चली हो जैसे। So महसूस यही होता है when I look back what I was, where I am right now. Journey was smooth at times, it was turbulent at times, उतार चढ़ाव उसमें रहे। But इसमें मैंने जो सीखा वो यही सीखा कि change is constant. तगय्युर जो है वही, उसी को सबात है, वही चलता रहता है और आगे जाके भी उसी जो है ना उस चेंज का मैं हिस्सा बनूंगा। मुझे अच्छा लगता है टू चेंज। और जो चीज़ मैंने सीखी इस जर्नी के अंदर कि जमूद या स्टैग्नेंट होना इज डेथ, बीइंग स्टैग्नेंट इज डेथ। एब्सोल्युटली। सो कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन इवॉल्विंग। हाँ, एवोल्यूशन के प्रोसेस को ज़रा और तेज़ कर दिया है मैंने, क्योंकि शायद अब मुझे लगता है कि अब जितनी अब लर्निंग मैं कर पा रहा हूँ इतनी पहले नहीं कर पा रहा था। सो द लर्निंग प्रोसेस हैज़ एस्केलेटेड, तो शायद मुझे लगता है कि वो सफ़र और जल्दी तेज़ तय होगा। एब्सोल्युटली ऐसा ही होगा। अगर हम पॉलिटिकल डिस्कशंस के ऊपर जाएं तो वो तो होने वाली हैं, वो तो मतलब दैट्स योर स्ट्रॉन्गेस्ट सूट। लेकिन अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिबेट से हटकर जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर आपका सारा एक्सपोजर आपने लोगों को दिया, जो यूथ को आपने बताया, मतलब रिलेशनशिप एडवाइसेस दी, वो उन्होंने मतलब तहलका मचाया टू से द लीस्ट। बिकॉज इंस्टाग्राम आप ओपन करें तो हर दूसरी रील जो है उसके अंदर आपको भी वहाँ पे बैठे नज़र आ रहे हैं। सो हाउ वाज दिस स्विच इनेबल्ड फॉर यू? एक फिलोसोफर हैं, एडलर नाम है उनका। अगर आपने फ्रॉइड को पढ़ा हो तो बेसिकली मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो उसके फादर को फ्रॉइड कहा जाता है, सिगमंड फ्रॉइड को कहा जाता है। फ्रॉइड को चैलेंज करने वाला जो आदमी था ना, वो था एडलर। और मैं किसी हद तक एडलर का शागिर्द हुआ। तो एडलर की फिलॉसफी ये कहती है कि एवरी रिलेशन इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एवरी रिलेशन इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बेसिकली। अच्छा, अब वो इनकॉर्पोरेट करता है हर चीज़ को, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप एक जॉब होल्डर हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे आप खुद सरकार हैं, चाहे आप कोई मिलिट्री मैन है,
ये सब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में फॉल करते हैं। ठीक है। इन सब का ताल्लुक जो है वो कहीं ना कहीं आपके दूसरों के साथ रिलेशन से होता है। सो ये जो पॉलिटिक्स हमारी है ना, जिसको हार्डकोर पॉलिटिक्स कहते हैं हम, ये भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ही है। एंड दैट कंपेल्ड मी कि मैं इसके तह तक जाऊं, और फिर मुझे वहां से एहसास हुआ कि हमारा जो बिहेवियर है ना एज अ नेशन, हमारा वो तो कहीं जा ही नहीं रहा। हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हुए हैं, बेहतर हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा दुनिया से compete कर रहे हैं, बट टेक्नोलॉजी कदरे बेहतर है। आज बच्चे को भी स्मार्टफोन यूज करना आता है। ठीक है। हम फाइनेंशियली भी आज हम बेहतर, देखा जाए तो बेहतर है। आज हर घर के में गाड़ी है, एसी लगा होता है, बेहतर हो रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू आवर बिहेवियर, वो ग्रेजुअली डिटोरिएट हुआ है, डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, और उसकी रिफ्लेक्शन हमें ऊपर भी नजर आती है। इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल रेल्म, वहां भी नजर आती है और ग्राउंड पे भी नजर आती है। एक बाहर रेडीबान, एक रक्शे वाला, उसके बिहेवियर में भी आपको नजर आएगा, और एक बहुत ही एलीट क्लास तबका है, उसके बिहेवियर में भी आपको एक डिटोरिएटिंग फैक्टर नजर आएगा। सो मैं कुड़ता बहुत था हर वक्त, मैंने यार ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो मेरे घर वालों ने, मेरी बेगम ने कहा हमारा सर ना खा ऐसा कर तो ना कैमरे के सामने आके बोलना शुरू करते। सो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, इज अबाउट रिलेशनशिप, मैन पीपल टू पीपल रिलेशनशिप जो है, ग्रुप टू ग्रुप, मैन टू मैन, मैन टू वुमेन, वुमेन टू मैन। वो जब मैंने उस पर बात करना शुरू की तो पीपल स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग बैक। एब्सोल्युटली। एंड देन आई फेल्ट कि लोग सुनना चाहते हैं, पीपल आर टायर्ड ऑफ इट। देखिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी क्या हो रहा है, रिलेशनशिप से तो है। एक साहब रिलेशनशिप खराब करके बैठे हुए सबसे और अब हो ये रहा है कि उनकी बन नहीं रही है। तो यही चीज आप देखा जाए तो घर में है, ऐसे होता है, यही चीज रिश्तों में है, यही चीज खानदानों के अंदर नजर आएगी आपको। सो मैंने उस पर जब बात करना शुरू की, लोगों का रिस्पांस आया, तो फिर मैंने और बात करना शुरू कर दी। आई थिंक दिस इज इट्स अ स्पाइरल इफेक्ट। स्पाइरल इफेक्ट नहीं तो ओवरऑल जब हम देखते हैं, अगर हम बिहेवियर की बात करें एज अ स्टेट, एज अ नेशन, या हम इसी के अंदर अगर हम साथ ख़ानदानी निज़ाम की भी बात करें, उसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, डिटीरियोरेट हो चुका है, जैसे आपने मेंशन किया। तो फैक्टर्स तो हमें पता है कि मतलब क्या XYZ फैक्टर्स हैं, ठीक है, और वही चीज़ हमें नज़र आती है कि पॉलिटिकली पोलराइज्ड सोसाइटी से होते हुए वो हमारे ख़ानदानों तक आ गई, ठीक है, मतलब हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स डिफरेंट थे, ओपिनियंस डिफरेंट थे, वो अब हम लड़ते हैं उसके अंदर। तो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड गोइंग टू बी इन दिस रिगार्ड? दिस इज एक्चुअली वन वे ऑफ थिंकिंग। पॉलिटिकल जो एक पोलराइजेशन थी, उसका इफेक्ट हुआ है कहीं ना कहीं, खानदानों के अंदर आके हुआ है, बट वो इतने माइन्यूट लेवल पे नहीं हुआ है जितने माइन्यूट लेवल पे आके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो चुकी हैं। उसकी फिर एक और वजूहात है, लाइक लेट्स टॉक अबाउट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। उसमें क्या हो रहा है, उसमें वो डिटोरिएशन किस वजह से हो रही है? उसमें शायद पॉलिटिकल डिस्कोर्स इंटरवीन ना करता हो, नहीं करता। आप किसके साथ है, नवाज शरीफ के साथ है, इमरान खान के साथ है, वहां पे फैक्टर्स जो सामने आ रहे हैं, वो इनफिडेलिटी आ रहा है, चीटिंग आ रही है, वहां पे फैक्टर्स सामने आ रहे हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ रही है। हमारे सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा मसला चीटिंग के बाद है वो इन लॉज है। Absolutely. One of the core reason of divorce amongst couples is in-laws. तो ये चीजें, ये फैक्टर्स प्ले हो रहे हैं। हो ये रहा है कि वक्त के साथ साथ ना इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल आप टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व कर रहे हैं, आपको नए ट्रेंड्स पता चल रहे हैं, लेकिन जो आपका फैमिली सिस्टम है वही खड़ा हुआ है। तो हो ये रहा है कि वो मिसमैच है बहुत बड़ा। इंडिविजुअल का फैमिली सिस्टम के अंदर फिट इन होना वो हो नहीं पा रहा, वो स्क्वीज इन नहीं हो पा रहा। तो वो मिसमैच क्या कर रहा है, वो फ्रिक्शन पैदा कर रहा है, वो टकराव पैदा कर रहा है, और उससे आपका फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी इज गेटिंग अफेक्टेड। और इसका एक मसला ये भी होता है कि जब आपका रिलेशनशिप और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, यू आर अनेबल टू सॉल्व इट, इट अफेक्ट्स योर वर्क एफिशिएंसी एज वेल। Absolutely. It affects your performance as an employee, as a business person, as a government employee as well. आपको जिस भी चीज की जिम्मेदारी दी गई हुई है, आप वैसा ही बिहेव कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो आदमी मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जैसा कि आप अपने बिजनेस पे बिहेव करते हो या जॉब पे बिहेव करते हो, वैसा घर में क्यों नहीं करते हो? अच्छा, अगर आप ऐसा, इसकी वजह ये है कि यू आर बीइंग वेरी पेशेंट, यू आर बीइंग वेरी, यू आर ओवर परफॉर्मर, यू आर मोर अटेंटिव, बातें सुनते हो एट वर्क, सब कुछ सुन लेते हो ना, घर पे नहीं होते हो आप जैसा घर पे ट्रीट करते हो अपने घर वालों को या अपने स्पाउस को, वैसा आप बिजनेस को ट्रीट करो, बिजनेस का भट्ठा बैठ जाएगा। वैसा जॉब पे ट्रीट करो, आपको बहुत दूसरे दिन निकाल देगा। सो वो चीज जो चीज आपकी बिल्कुल एक और पर्सनालिटी होती है घर पे, आपकी बाहर एक और पर्सनालिटी होती है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, वो जो शिफ्ट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, शिफ्ट होता है फ्रॉम वन पर्सनालिटी टू अनदर वन, वो आपको ओवरऑल नॉन प्रोडक्टिव बना देता है।
सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर। तो मुझे लगता है कि हमें, आप देखें मेरा प्रॉब्लम क्या रहा है स्कूल से मतलब एजुकेशन सिस्टम से, ठीक है, या यूं कह लें जो हम बच्चों को एजुकेट करते हैं। आप बच्चे को अल्फाबेट सिखा दोगे, मैथमेटिक्स सिखा दोगे, आप उसको लैंग्वेजेस सिखा दोगे, ठीक है, आप लाइफ क्यों नहीं सिखाते हो? नाइस। Why don't you teach life? Did you learn life? I did not learn life. I and you we might have learned it the hard way. खुद सीख के 17-16 साल 20 साल धक्के खा के सीखा हमने, पर क्यों नहीं सिखाया, क्यों नहीं बताया जाता कि हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स? अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो रिजॉल्व कैसे करते हैं? तो बात ही नहीं की जाती। आर्गुमेंट हो जाए तो when not to turn argument into a spat. फाइनेंसेस कैसे डील करते हैं? क्या फाइनेंस पढ़ाया जाता है? मैं इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं फाइनेंस की बात, हाउ टू डील विद योर फाइनेंसेस, हाउ टू डील विद द हार्डशिप्स जो आपको आगे जाके मिलेंगे, चैलेंजेस को कैसे डील करते हैं, रिजेक्शन को कैसे डील करते हैं, सिखाया जाता है। फेलियर्स कैसे डील करते हैं, सिखाया जाता है। सक्सेस को अब्जॉर्ब कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको सिखाई नहीं जाती। होता क्या है, आप एक मशीन जो है वो प्रोड्यूस करते हो जो इमोशन से आ रही होती है, नो इमोशंस। और इमोशंस का मतलब सिर्फ रोमांटिक इमोशन नहीं होता। मैं अगर सड़क पे राह चलते किसी को गिरा देखूं तो वो उसके लिए मेरा फील करना ये भी मेरा इमोशन है ना। लेकिन अब हो ये रहा है कि जब ये सब चीजें निकल जाती है ना किसी इंडिविजुअल में से, और फिर वो एक सेट ऑफ ग्रुप बन जाता है, तो फिर आप और मैं बैठ के कह रहे होते हैं यार हुकूमत को एहसास नहीं है, इस अफसर को एहसास नहीं है इस बात का। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी पढ़ाई नहीं है आपने, आपने जिंदगी सिखाई ही नहीं है। उसे क्या पता कि जिंदगी, किसी और की जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है, उसके किसी एक एक्ट से, उसके किसी एक सिग्नेचर से किसी की जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आपने जिंदगी पढ़ाई ही नहीं थी। आपने 2 + 2 4 वाले जो है वो मशीन्स क्रिएट की थी आपने, जिसको जो काम असाइन हुआ वो काम कर रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल शुड टॉक अबाउट इट, वी ऑल शुड लर्न इट। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इस्माइल साहब, इसमें हर वॉक ऑफ लाइफ आता है, चाहे वो कोई फौजी जनरल हो, चाहे वो कोई जज हो, प्राइम मिनिस्टर हो, एक आम रेडीबान हो, एक आम दुकानदार हो, आप में, हम सबको हमारे रिलेशनशिप्स अफेक्ट करते हैं। एब्सोल्युटली ऐसा ही हो रहा होता है। और हमारे बहुत से, हम देख रहे होते हैं सबकॉन्शियसली, हम बहुत से ऐसे फैसले कर रहे होते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, बिकॉज बैगेज इतना ज़्यादा इकट्ठा हुआ होता है, शायद बचपन का या और ट्रॉमे का। हस्बैंड वाइफ का अगर आपने इनिशियली जिक्र किया और प्रॉब्लम्स का जिक्र किया, तो हम देख रहे हैं आजकल प्रेजेंट एरा के अंदर डिवीजन अच्छी खासी है, ज़्यादा बढ़ती है। तलाक की रेशो देखें तो वो भी बढ़ चुकी है। एक तरफ आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि एम्पावरमेंट है, औरत को खुला लेना चाहिए, दूसरी जानब आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि भाई तलाक है तो बस हो गई तो हो गई, ठीक है। या फिर इसमें वर्स्ट चीज़ जो आती है वो कहते हैं औरत से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करी जाए। आपने 3 चीज़ें भी मेंशन की थी, इनफिडेलिटी मेंशन की थी, इन लॉज के फैक्टर बताए थे। तो उसके अंदर अगर औरत को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो फिर why get married in the first place? I'm not advocating and I'm not saying कि औरत को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, औरत को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। I'm not saying that you are stating this. I'm stating कि ऐसा होता है सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। तो मतलब अगर ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जाना है, यही उनसे assumptions लगाइए ख़वातीन से, तो फिर मतलब वही वाला सवाल कि व्हाई गेट मैरिड, मतलब वो ऑब्वियसली इस्लामिक एंगल है। ये फिनोमेना इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दैट कि अगर मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और आज क्या है, आज एक औरत के पास देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज फॉर अ वुमन। एब्सोल्युटली। पहले क्या होता था कि वुमेन वर डिपेंडेंट, औरतें डिपेंडेंट हुआ करती थी, और इस वजह से जो है वो औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती थी। पास्ट में क्या होता था, पास्ट में इससे पहले जब वुमेन एम्पावरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी, दे हैड टू एंड्योर पेन, दे हैड टू एंड्योर इनफिडेलिटी, दे हैड टू एंड्योर इन-लॉज एज वेल, क्योंकि उसको पता है उसका कोई संभालने वाला उसको नहीं होगा। उठेगा तो जनाजा उठेगा, घर वापस नहीं जाना, क्योंकि उसके पास कोई और चारा भी नहीं है ना। उसका जनाजा ही उठ सकता है, उसको कौन पालेगा? माँ बाप ने एक दिन चले जाना है, भाइयों ने अपनी शादियां करके अपनी लाइफ में बिजी हो जाना है, उसे कौन पालेगा? वो मजबूर थी। अब अगर वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड है तो अब फैसला उसके हक में, उसके पास फैसले की छड़ी आ चुकी हुई है। शी हैज दैट बॉन्ड इन हर हैंड कि मैं क्या करूंगी। अब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, अब उसके पास भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस चीज ने कहा, जहां औरत को एम्पावर भी किया है, वहां शादी के इंस्टीट्यूशन को थोड़ा वीक भी कर दिया कहीं ना कहीं। इसका एडवर्स इफेक्ट भी कहीं ना कहीं आया, इसमें मैं आऊंगा। एम्पावर अगर किया है तो यस, अब आप ये नहीं कह सकते कि जैसे पहले होता था कि यार ये और लड़के करते रहते हैं, लड़कों का गर्म खून होता है तो वो चीटिंग वीटिंग कर लेते होते हैं, इधर उधर मुंह मार लेते हैं। बेटा तुम सब्र करो, बेटा तुम जाने दो, यू लेट इट गो। अब वो नहीं करेगी। शी नोज दैट शी कैन
अपने आप को पाल सकती है, शी कैन बेयर एक्सपेंसेस। अब आपकी उसको जरूरत से नहीं है, उसको अगर कंपेनियन चाहिए है, आप अगर चाहिए हो तो उसका जो इमोशनल वॉइड है या उसकी जो इमोशनल स्पेस है आप उसको फिल करोगे आके, और आपकी वो जो इंटीमेट नीड्स हैं वो उनको भी फिल करेगी, आपकी इमोशनल नीड्स को भी फिल करेगी, और आपको घर के लिए अगर एक नर्चरिंग वाइफ मदर चाहिए अपने बच्चों के लिए, वो उस नीड को फिल करेगी। औरत की जो प्राइम नीड होती है ना किसी मर्द से, वो दो होती हैं सर, प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन। प्रोविजन एंड वो प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्ट करेगा उसको। तो अब वो चीज काफी हद तक जो है वो आप नोट करेंगे कि उसमें कमी आती जा रही है, लेकिन जो प्रोटेक्शन है ना वो अभी भी उसको मर्द से चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि औरत वीक है, उसको बंदे के तौर पे कोई बॉडी गार्ड चाहिए। शी नीड्स इमोशनल प्रोटेक्शन, शी नीड्स समवन जो इमोशनली अवेलेबल हो उसके लिए, ये औरत की प्रायोरिटी होती है। हाँ, प्रोविजन आई एम नॉट सेइंग इट्स अ मस्ट, बट प्रोविजन यानी प्रोवाइड करना, नान नुस्खा जिसको बोलते हैं आप, वो जरूरी इसलिए है। आप एक सर्वे कर लें, आप बाहर जाएं, हर सक्सेसफुल औरत जो सिंगल हो, आप उससे क्वेश्चन पूछिएगा, विल यू एक्सेप्ट अ ब्रोकन मैन, अ मैन हु इज ब्रोक, जिसके पास जॉब ना हो, पैसे ना हो, लेकिन वैसे बहुत अच्छा है। 99% है कि वो इनकार कर देगी। आंसर वुड बी नो। इवन अ सक्सेसफुल वुमेन who earns sufficient amount of money, कि जो खुद को भी पाल सकती है, शौहर को भी पाल सकती है, वो भी इनकार कर देगी, क्योंकि ये एवोल्यूशन के थ्रू एक औरत का उसका ट्रेट है, ये उसकी बीइंग का ये पार्ट है, that she would want you to lead, she would want you to take care of her provision and definitely protection as well. तो मुझे लगता है कि वो जो आपने पहला सवाल किया था ना कि कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही क्या है औरत को, वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेगी आप, क्योंकि अब वो मजबूरी के तहत आपके साथ नहीं है। हाँ, अगर उसके बावजूद भी अगर आपके साथ है तो फिर आप देखिए कि फिर आप समझिए, मैं मर्द को कहूंगा मुखातिब होके कि then it's love, then she truly loves you, she can take care of herself, even your children as well, but even if she is with you, तो इसका मतलब है आप कुछ तो हैं उसके लिए, उसको आपकी कदर का पता है, वो आपको पहचानती है, वो समझती है that you are her significant other। फिर आप भी तो पहचानो कि उसको आपकी किसी भी तरह की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी शी इज होल्डिंग टाइट, शी इज होल्डिंग अप टू यू, शी इज लुकिंग अप टू यू। थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करो ना, यही चीज हम एजुकेट करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतलब कि मेरा ख्याल है प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि वो टाइम लगेगा समझाते हुए, क्योंकि इसके अंदर मैं एक चीज़ अगर शेयर करना चाहूँ तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मोस्टली यू सी कि बेशक चाहे लव मैरिज भी होती है, 2, 4, 6, 8 साल 10 साल का पीरियड गुजरता है, एंड वही लोग, वही कपल जो कि इनिशियली बहुत ज़्यादा मतलब लवी डवी होकर उनका एक प्रॉपर रोमांस चल रहा होता है, एंड दे इवेंचुअली दैट कन्वर्ट्स इनटू लव एंड दे गेट मैरिड एंड इवन हैव किड्स। तो उसके अंदर आफ्टर दैट हम देख रहे होते हैं वो बाहर जाके 2-3 और जगहों पे बैठ के दूसरे दोस्तों में बैठ के कह रहे होते हैं, ओ बंदी ने बुढ़ी ने क्या करता है यार, अब बुढ़ी ने स्यापा पाया और तांग कीता। आई मीन इट लुक्स पैथेटिक, ना किया करें, बट व्हाई इज दिस द केस? और अगर करना ही है, इतनी ही बुरी है तो भाई छोड़ दो। मतलब क्या, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? आई एम स्पीचलेस टू से। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बुढ़ी ने दिमाग ख़राब किया यार, मतलब ये बुढ़ी इतनी डेरोगेटरी टर्म क्यों बना दी भाई? बस तो ये लफ्ज़ भी कोई इतना अच्छा नहीं है। चलिए कुछ, चूँकि हम पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब में वोटी, बुढ़ी और आई गेस और टर्मिनोलॉजीज़ भी हैं जो यूज़ की जाती हैं, जो मैं लैंग्वेज का एहतराम करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है सर कि ना, a stable marriage and a peaceful marriage is boring marriage. It is supposed to be a boring marriage. You can't have highs and lows in a relationship. You can't have highs and lows? You can't have highs and lows. If you do have highs, like high highs and lower lows, then it's not a relationship. वो चलेगा नहीं। वो एक, अब इसमें एक और बहस में चले जाएंगे, वो एक इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है और एक अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है, वो उसका कॉम्बिनेशन होता है। वो एक अलग एक साइकोलॉजिकल बहस उसमें नहीं पढ़ते, अब टेक्निकल चीज़ें हैं वो। ये जो हाई हाइज एंड लोअर लोज होते हैं किसी शादी के अंदर, किसी मैरिज के अंदर, दे वर्क एज अ ड्रग मिली तो यू आर हाई, अदरवाइज ये डिप्रेसेंट है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बट ये भी तो कहते हैं कि देयर आर गुड डेज एंड देयर आर बैड डेज। यस, देयर आर गुड डेज एंड बैड डेज। तो अगर गुड डेज हैं तो हाईज हैं, बैड डेज हैं तो लोज। इट्स अ कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी। वैसे हाई क्या होता है, देखिए जब आप
अच्छे दिन होंगे ना आपके, वो क्या है कि वो कोई एक वन ऑफ देम इज डाउन एंड इट्स अ बैड डे एंड यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस रिलेशनशिप कि अगर कुछ किसी से कोई गलती हुई है तो ठीक है, ओके, वर्क ऑन इट एंड लेट्स ब्रिंग इट बैक टू द सेम ओल्ड स्टेबल पोजीशन. फिर आप वेकेशन पे चले गए, दैट्स फन. वो जो हाई हाईज और लो लोज की बात कर रहा हूं वो इस तरह होता है, वो एक अटैचमेंट स्टाइल है. आपकी शादी किसी ऐसे शख्स के साथ हुई हुई है कि जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हैं, ठीक है, वो आपको ब्रेड क्रम्बिंग करता है, इतना इतना वक्त देता है, इतना इतना प्यार देता है, आपको ब्रेड क्रम्स देता है, फिर अचानक से लव बॉम्बिंग कर देता है. दैट्स अ हाई हाई. अब क्या हुआ, जैसे उसने आपको लव बॉम्बिंग की, यू फील एनर्जेटिक, यू फील ओवरवेल्म्ड. अब जब वो नाउ ही और शी स्टार्ट्स रिट्रीटिंग, पुलिंग इट बैक, अब आप दोबारा लो पे जा रहे हो, अब आप दोबारा वो क्रेव कर रहे हो, वो टाइम कब आएगा. अब हुआ ये है कि आपको उसने हाई दिया था, अब वो लो पे आ गया ना, अब आपका बेस लेवल ये हो गया, वो और लो पे चला गया. अब जो वो दोबारा आपको हाई देगा तो वो ये नहीं देगा आपको, वापस यहां तक लाके रख देगा आपको. नाउ दैट्स योर हाई. आपका चूंकि बार ही इतना नीचे चला गया था, बेस लाइन चली गई थी नीचे आपकी. अब यहां पे हो क्या रहा है कि वो उसने आपको मारा भी नहीं है और जिंदा भी रखा हुआ है. दैट्स द डिफरेंस. नाउ देयर आर रिलेशनशिप्स, ये बड़ी एक मुझे इंटरेस्टिंग, ये मैंने कोट पढ़ा था, अच्छा लगता है मुझे. देयर आर रिलेशनशिप्स which are not dead and there are relationships which are alive. May death find you alive. Yeah, अब वो मरे नहीं है, but they're just floating. And there are relationships which are alive, very much alive. लेकिन वो जो रिलेशनशिप जो अलाइव होते हैं ना, उसमें आपको हर वक्त डोपामिन नहीं मिल रहा होता. यही प्रॉब्लम है ना, मुझे हर वक्त डोपामिन चाहिए होता. नहीं, गलत है ये. एक स्टेबल जो रिलेशनशिप होता है ना, उसमें एक बड़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ डोपामिन आपको मुसलसल मिल रही होती है. आप नोट करें ना, आप जो शख्स ड्रग लेता है उसको एक टाइम पे हाई डोज ऑफ ड्रग चाहिए होती है. ऐसे ही होता, तो वो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. इसी तरह से रिलेशनशिप में हाई डोज ऑफ डोपामिन अगर आपको रिक्वायर्ड हो रही है तो वो अच्छा नहीं है. वो बोरिंग रहेगा, वो स्टेबल रहेगा, उसमें कोई कलेश नहीं होगा. आप समझ रहे हैं ना. तो मुझे ये लगता है कि हम जो चीज एम्फेसिस करते हैं ना कि रिलेशनशिप यार फीका पड़ गया है, उसकी वजह ये है कि शादी, एक स्टेबल शादी होती ही बोरिंग शादी है. हाँ, उसमें आप फन एलिमेंट्स ऐड करते जाते हो, लेकिन जो नुकसान हो रहा है, जो हमें, जो जिस वजह से हमें बोरिंग लगना शुरू हो गई है, हमें आदत पड़ गई है नॉवल एक्सपीरियंस की. अब ये नॉवल एक्सपीरियंस क्या होता है, ये एक और टर्मिनोलॉजी है, उसको नोवेल्टी कहा जाता है. ठीक है, व्हेन यू बाय अ न्यू कार, आप शुरू में खुद चमका रहे होते हो उसको, दैट्स अ नॉवल एक्सपीरियंस. व्हेन यू एंटर इनटू एन अफेयर विद समवन ना, you feel like talking to the person, because human nature है, we like to explore, और मर्दों में ज़्यादा चीज़ होती है. You like to explore the other person and you like them to explore you. तो पहले 2 महीने बहुत अच्छे गुजरते हैं, आपकी चैटिंग चल रही है उसके साथ ना, आप उसे बता रहे हो मुझे खाने में क्या पसंद है, उससे पूछ रहे हो तुम्हें पहनने में क्या पसंद है. अब ये इसे कहते हैं नॉवल एक्सपीरियंस. इसकी एक मुद्दत होती है, 6 महीने के बाद आपको वही शख्स बोरिंग लगेगा. देन यू वुड वांट सम अदर पर्सन टू एक्सप्लोर एंड टू लेट देम एक्सप्लोर. ये जो नॉवल एक्सपीरियंस होता है, यही चीज होती है जो शुरू की शादी में दिनों में होती है. आपको यू गॉट मैरिड, अब वो नॉवल एक्सपीरियंस आपको मिला है उससे. यू एक्सप्लोर द अदर पर्सन एंड यू लेट द अदर पर्सन एक्सप्लोर यू. जब वो टाइम फेड आउट होता है ना, देन द रियलिटी किक्स इन, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो आपको हिट करती हैं आके. अब आप कहते हो कि नहीं, मुझे वो नॉवल एक्सपीरियंस चाहिए दोबारा. एक शादीशुदा आदमी जब किसी और लड़की से बात कर रहा होता है, या किसी लड़की किसी और आदमी से बात कर रही होती है, वो क्या फीलिंग ले रहा होता है, वो दैट सेम ओल्ड नॉवल एक्सपीरियंस मिल रहा होता है उसको वहां से. हालांकि वही आदमी है, अपनी बीवी को बता चुका है उसे खाने में क्या पसंद है, लेकिन किसी और को बताने में ही फील्स दैट यू नो देयर इज सम एड्रेनलिन रश मिलता है उसको, दैट हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू माय नीड्स एंड टू माय लाइक्स एंड डिसलाइक्स. वो चीज क्या आपको वो चाहिए. अब प्रॉब्लम ये है, ये इससे पहले ये नॉवल एक्सपीरियंस लेने के लिए यू हैड टू मेक एन एफर्ट. जब ये नहीं था, यू हैड टू मेक एन एफर्ट. टाइम लगता था, मेहनत लगती थी. आपको बदनामी का डर होता था कि मोहल्ले में किसी ने देख लिया कि चौधरी साहब क्या कर रहे हैं शादीशुदा होने के बावजूद, बच्चे होने के बावजूद, तो कौन क्या कहेगा. एग्जैक्टली. द प्रॉब्लम इज दिस हैज मेड इट इजी. यू कैन डू इट डिस्क्रीटली विदाउट एनीवन नोइंग एंड द ऑप्शंस आर एंडलेस.
आप देखें ना, over a swipe of your thumb you can connect with anyone, so options are endless. अब होता ये था, जैसे ही मैरिज आपकी थोड़ी टर्बुलेंट हुई, उसमें कोई प्रॉब्लम आया, rather than fixating it or fixing it or putting an effort in order to fix it, आप क्या करते हो, you find an escape. आपको क्या चाहिए? आपको वैलिडेशन चाहिए ना. झगड़ा हुआ बीवी से, मुझे मेरे आर्गुमेंट की वैलिडेशन चाहिए थी, वो आप कहीं और से लेते हो. वो मैं कहीं और बैठूंगा, मैं झगड़ा हो गया, ओके फाइन, गो टू हेल. मैं गया, मैंने किसी से बात की, उसको अपनी साइड की स्टोरी सुनाई, उससे 4 हमदर्दियां समेटी, अब मुझे मेरे इमोशंस की वैलिडेशन मिल गई. अपनी नजर में मैं ठीक हूं. मुझे इंट्रोस्पेक्शन का टाइम ही नहीं मिला कि मैं बैठता, मैं सोचता कि मैंने क्या गलत कहा, उसने क्या गलत किया, मैंने कौन सी ज्यादती की, उसने आगे से क्या जवाब दिया. तो मैं रिलेशनशिप को, आई विल नॉट फिक्स इट. अब मुझे मेरा जो मैं सुनना चाहता हूं, मुझे वो मिल गया सुनने को. सेम गोज फॉर योर सिग्निफिकेंट अदर एज वेल. उसने भी यही किया. नाउ द गैप इज वाइडनिंग. अब आप क्यों मिलके बैठोगे? आपने काम ही नहीं किया उसको. आपने उसको रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल थे. नाउअडेज मुझे ये लगता है वन ऑफ द कोर रीजंस ऑफ दिस डिटोरिएशन इज द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ options which are available via digital consumption. बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका तो कुछ कर नहीं सकते. बहुत कुछ कर सकते. कैसे करेंगे? This is where you have to form new parameters. आपको नए पैरामीटर्स डिजाइन करने हैं. नहीं, हस्बैंड और वाइफ डिजाइन करेंगे. लाइक क्या हस्बैंड इज सपोज्ड टू चेक द फोन ऑफ द वाइफ? मतलब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि आप उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना. आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चाहते, देखिए किसी ने, ये है वजह. This is one of, I'm not saying this is the only reason. This is one of the core and the main reason nowadays. तो अगर आपको लगता है कि मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलाना है, then you have to reject the novelty which is very much present, available and easily accessible. आपको उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा. आपको देखें, मिराज जो शराब होता है, उसकी रियलिटी क्या होती है कि वो होता नहीं. तो है तो ये शराब ही, एक मिराज है जो कि सहरा में आपको नजर आता है, वो रियलिटी है नहीं. वर्चुअली आप किसी से कैसे कनेक्ट कर सकते हो? आपका कनेक्शन ही नहीं है. यू हैव thousands of virtual friends, but there is none available to whom you can ask, you know what, can you please check my kids at home. आपको देखना ये है कि अगर फ्रेंडशिप वर्चुअल नहीं मिल सकती है, तो प्यार मोहब्बत वर्चुअल कहां से मिलेगा आपको? वो जो मेरे सामने है, जिसने मेरे दुख दर्द ने मेरा साथ दिया है, दैट इज रियल. और मैं उस रियल के मुकाबले में अगर वर्चुअल को अहमियत दे रहा हूं, इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग. सामने वाला मुझे गोस्ट कर दे, आपको ये भी नहीं पता होता सामने वाला लड़का है लड़की है. कम ऑन, हाउ कैन यू बेस योर रिलेशनशिप योरसेल्फ एंड रादर सैबोटाज योर रिलेशनशिप, द रियल वन, एट द कॉस्ट ऑफ द वर्चुअल वन. अगर आप रियलिटी को समझ जाओगे, तो जितना भी अवेलेबल ऑप्शन आपके सामने उस वक्त है, डिजिटली अवेलेबल है, आप उसको रिजेक्ट करने की आपके अंदर वो एक हिम्मत आ जाएगी. आपको पता है ये रियल नहीं. लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, वहाँ पे जो आपका वीक मोमेंट आता है, वीक मोमेंट में आप निकल जाते हो और बाद में जस्टिफाई भी कर लेते हो, और आप कह भी देते हो कि मेरी बन नहीं रही, मेरी सुन नहीं रही, आई एम फ्रस्ट्रेटेड. मतलब यू हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई the act of adultery that you are committing, the sins that you are committing. मतलब you can put so many words to this, but लेकिन you just justify. कातिल जो है, कातिल का वकील भी तो कत्ल की 100 वजूहात पेश करता है. तो आप justify तो कर लेते हैं अंदर. तो फिर मतलब how do you stop it? Because eventually मेरा again मैं इस बात को जो बार बार को रहता हूँ, because I feel कि शायद इसके अंदर at times जो मेल होते हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो शायद ज़्यादा कर जाते हैं. आई नो कि डिबेटेबल है कि जी ख़वातीन भी करती हैं, ख़वातीन का भी अफेयर था, उसका भी था, एक्स नॉट गेटिंग इनटू दैट. ख़वातीन के अफेयर्स कम होते हैं. हाँ, मैं सी सो वो कम होते हैं फैक्ट. तो मतलब मर्द तो ढूंढ लेगा, कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेगा, जस्टिफाई भी कर लेगा. तो उसको समझाना फिर किस तरह, मतलब मुझे तो मतलब एक होपलेसनेस होती है. एक होती है कि मतलब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन ये बातों अगर आप इनको लाते मार भी लें तब भी नहीं मानेंगे. तो ये तो एक वो कहते थे ह्यूमन फितरत है भाई. फिर वो इस्लाम को जस्टिफाई करते हैं कि भाई 4 शादियों की जो इजाज़त है, फिर वो और मतलब XYZ फैक्टर्स निकालते हैं. जस्ट इवेंचुअली दे कंटिन्यू टू डू इट. जबकि बंदियाँ जो हैं बेचारी घर में बैठी रोती पिटती रहती हैं, नोबडी टू आंसर टू देम, घर जा नहीं सकती वापस. यहाँ पे इन लॉज के अंदर 1000 फैक्टर्स और हैं. सोसाइटी प्रेशर होता है, मैं समझ सकता हूँ. और देखिए, मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि डू यू वांट टू बी राइट और डू यू वांट टू बी हैप्पी? गुड. डू यू रियली वांट टू विन एन आर्गुमेंट and to be proved right, or do you want to be happy?
वो कहते हैं ना कि अगर तो बंदा जरूरी है तो बात छोड़ दो, और अगर बात जरूरी है तो बंदा छोड़ दो. बट कितनी देर करें ये? बट दिस इज एग्जैक्टली, आपने ये गेज करना है. और ये एक फिनोमेना मैं एक और देने जा रहा हूँ. आई अडोर दिस फेमस साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट Esther Perel. She's a Bulgarian writer, amazing person. वो कहती हैं there is difference between what you are fighting about and what you are fighting for. अच्छा, ये huge difference है. मेरे पास एक कपल आया, they had a fight और बात डिवोर्स तक पहुंच गई मैकडॉनल्ड्स के बर्गर के ऊपर. मैकडॉनल्ड्स के बर्गर के ऊपर ना डिवोर्स तक बात पहुंच गई. वहां तक डिवोर्स तक बात कैसे? वो क्या स्टोरी है? हाउ? मैकडॉनल्ड्स का बर्गर क्या था? They were fighting for McDonald's burger. But what are they fighting about? Most of the times couples, they fight about one single thing, which is control. Either they don't want to lose control, वो अपना कंट्रोल किसी के हवाले नहीं करना चाहते, या वो कंट्रोल हासिल करना चाह रहे होते. रिलेशनशिप में जो जंग होती है ना, जब जंग शुरू हो जाए, अव्वल तो हो ना, लेकिन अगर हो जाए तो वो ताकत की, कंट्रोल की जंग होती है. मैंने आपसे कहा ना कि आपने पॉलिटिक्स डिफाइन की थी, अपने रिलेशनशिप्स पर हम आ गए हैं. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या है? कंट्रोल. पॉलिटिक्स क्या है? कंट्रोल. एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? कंट्रोल. दो मियाँ बीवी के अंदर घर गृहस्थी क्या है? कंट्रोल. वो ताकत की जंग होती है. हु वांट्स टू कंट्रोल whom? If you are fighting for control, fighting about control, sorry, then you will fight for every little thing. फिर हिल्दी आटा गुनिए तो हिल्दी क्यों है? फिर ये होगा, राइट? फिर आपकी छोटी छोटी बात पे यू विल मेक, आपने जैसे कहा ना कि 100 रीजंस होते हैं. इफ यू आर फाइटिंग अबाउट कंट्रोल एंड इफ यू आर फाइटिंग अबाउट लेट्स से लिबरेशन, मुझे इस शादी से आजादी हासिल करनी है, एंड आई वांट टू हैव एन अफेयर विद समवन एल्स, तब आप उसी लड़की की चाल ढाल, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना सब बुरा लगेगा आपको. यू विल फाइट फॉर दोज लिटिल थिंग्स अबाउट liberation, about having an affair, about eloping with someone or your parents or in-laws. ये डिफाइन करना है आपने. तो ये सारे मीन्स टू एन एंड बन गए और आपका एंड जो है वो एंड रिजल्ट वो है. अगर एक आदमी ने ठान ली है कि उससे बाहर मुंह मारना है, एक औरत ने ठान ली है कि उसने अपने इन-लॉज के साथ बना के नहीं रखनी, चाहे वो जितने भी अच्छे क्यों ना हो जाए, you can't do anything about it. Can't do anything about it until that person realizes कि वो sabotage कर रहा है अपनी मैरिज को. और उसको sabotage अगर नहीं, उसको बचाना है अपनी शादी को, then he or she has to set his or her course in the right direction. और वो सबसे बड़ा जो जिसे कहते हैं जो पिवट पॉइंट होता है किसी भी रिलेशन, किसी ने कोई पूछा ना कि मुझसे कोई पूछे कि व्हाट्स अ पिवट पॉइंट, कि जहां पे हर रिलेशनशिप ठीक से मत में चल पड़ता है, आई कॉल इट फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, दोनों जानिब से. दोनों जानिब से. और फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज के लिए होती है? टू एडहर, प्रेडिक्ट एंड टू फुलफिल द इमोशनल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ ईच अदर. शादी इसी का नाम है, शादी और है क्या? 3 चीजें होती हैं. आप एक दूसरे की फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर रहे होते हो. इमोशनल, ठीक है, फिजिकल, ठीक है, और फाइनेंशियल नीड्स को आप फिल करते हो. ये दोनों की तरफ से हो रहा होता है. ठीक है. अब अदरवाइज तो आप रूममेट्स की तरह रह रहे हो ना. वो जो साहब हैं जिन्होंने शादी की है, खाना तो उनको अपने घर में ही मिल रहा था, कपड़े तो उनकी भी वालदा धो रही थी, वो शादी क्यों करे? He would want his physical, emotional needs met. Same goes for the woman. अपने घर में वो भी बाबा की रानी थी, उसको ताज बना के रखा हुआ था उसके बाप ने, वो क्यों आई आपके पास? She would want her emotional and financial and physical needs met. उसके लिए what do you bring to the table? आप क्या लेके आते हो? आदमी का काम क्या होगा? मैंने शुरू में दोबारा उस पे आ जाते हैं. He will be providing and protecting. औरत क्या करती है? औरत का काम होता है नर्चर करना. The core trait of a woman is, एक औरत के अंदर जो सबसे, जिसे कहते हैं ना, जो उसमें मादा सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो होता है नर्चरिंग. ठीक है. वो सिर्फ बच्चों की परवाह नहीं, वो पूरे खानदान की परवरिश कर रही होती है. एंड व्हेन आई से नर्चरिंग, इट डजंट मीन कि आई एम एडवोकेटिंग कि औरतें सब काम छोड़ के घर बैठ जाए. देयर आर करियर वुमेन एज वेल, इवन दे आर नर्चरिंग. आप कभी बेनजीर भुट्टो साहिबा की एग्जांपल लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. But when you see her as a mother, she was an absolute mother. This is a nurturing nature of a woman. अगर आप एक शादी के बंधन में ये elements लेकर आ रहे हो, you are introducing these elements, you are bringing these elements in a marriage, there is no way कि वो शादी कामयाब ना हो. प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा है. औरतों के फेमिनिज्म के नाम पे उनको मैस्कुलिन किया जा रहा है, आदमियों को
आज़ादी के नाम पे आदमियों को कहा जा रहा है कि तुमने जोरू का गुलाम नहीं बनना, उनको आप उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आज़ाद कर रहे हो, एंड दिस होल इंस्टीट्यूशन इज फॉलिंग अपार्ट। जोरू का गुलाम न करने वाली बात तो मतलब बड़ी लॉजिकल सी है। इसके अंदर मेरा ख्याल है बहुत से मर्द हज़रात होंगे जो कि शायद इतने इनहेरेंटली इतने बुरे शायद ना हों, एंड मैं इंटेंशनली बुरे का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उनको अगर वो कुछ अच्छाई करने की कोशिश भी करते हैं तो उनको कहा जाता है बुरी तरह लग गया, मतलब क्या जोरू का गुलाम हो गया, लाइक यू स्टेटेड, और क्या किधर गया तुम्हारा मर्दानापन। तो मतलब ये क्यों हिपोक्रेसी है कि मतलब वो अगर काम अच्छाई कर रहा है, वैसे इस्लाम के लिए 4 शादियों का इस्तेमाल करना है हमने, इस्लाम को यूज़ करना है, तो इस्लाम के अंदर भी तो अगर हम देखें अपने प्रॉफिट को देख लें तो मतलब हमारे पास क्लियर एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो बट यहाँ के अंदर आके व्हाई इज़ दिस द केस कि जहाँ पे ख़वातीन के लिए कोई अगर मर्द कुछ कर रहा होता है, हस्बैंड स्पेसिफिकली अपनी वाइफ के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसको प्रमोट करने के बजाय उसको पुश डाउन किया जाता है। मैं खिलाफ नहीं हूँ, ऑब्वियसली ये एक कोर रिलीजियस टॉपिक है, आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर। इंसाफ का कहा गया है कि आप इंसाफ अगर कर सको तो देन यू कैन गो फॉर पोलिगमी, आप एक से ज़्यादा शादी कर सकते हो। अपनी बीवी और अपनी माँ में इंसाफ नहीं कर पाता बंदा, हाँ, जितना मर्जी कोई कितना अच्छा क्यों ना हो, उसकी माँ और उसकी बीवी में भी मसला रहता है हुकूक का, उसके राइट्स का, तो फिर एक से ज्यादा तो फिर ऊपर वाला ही हाफिज है उसका फिर तो। खैर, हैविंग सेड दैट, वापस मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है ना सिलेक्टिव, आई एम सो सॉरी आई फॉरगॉट द क्वेश्चन एक्चुअली। क्वेश्चन इज कि जब कोई एक हस्बैंड जो अपने वाइफ के लिए कुछ अच्छाई करने की कोशिश करता है, गुलाम क्यों कहते हैं उसको प्रमोट क्यों नहीं करते? प्रॉब्लम पता क्या था हमारे मुल्क का, कि इससे पहले हमारे मुल्क में जो मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन थी वही गलत थी, और अनफॉर्चुनेटली अब जो फेमिनिटी की या फेमिनिज्म की जो डेफिनेशन पाकिस्तान में या इंडिया में अब आई है वो भी गलत है। ओके, इंटरेस्टिंग। अभी औरत मार्च गुजरा है। बिल्कुल। वो आपका क्लिप आ जाएगा उनके सामने। मार्च निकाले। मैस्कुलिनिटी जो थी हमारे यहाँ जो पाई जाती थी, इट वाज अ टॉक्सिक वन, और अब जो फेमिनिज्म आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज द अल्ट्रा टॉक्सिक वन। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि औरत को मैस्कुलिन कर दो, औरत को मर्द बनाने का नाम फेमिनिज्म नहीं है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, औरत को लिबरेट करने के नाम पे उसको मर्द बनाया जा रहा है। अनटिल और अनलेस आप बायसेक्सुअल या गे ना हो, मुझे तो किसी और मर्द में अट्रैक्शन नहीं होगी। वो औरत इसलिए खाली औरत नहीं है कि उसकी जिसामत औरतों वाली है, उसका रवैया, उसका उठना बैठना, उसका कैरेक्टर औरतों वाला होना चाहिए ना। मुझे क्या चीज पसंद है एक औरत में, उसका फेमिनिज्म पसंद है, फेमिनिन ट्रेट्स पसंद है। उसको डिफाइन करें कि वो क्या होने चाहिए। एक औरत को क्या पसंद है एक आदमी में, उसका मैस्कुलिन ट्रेट पसंद है। आप ये जो मैस्कुलेटेड जो भी खुद को फेमिनिज्म कहती हैं और कहती हैं कि मैस्कुलेटेड है, उनको लेके जाएं किसी, आप आए हम डिनर करते हैं, अगर या कभी वो किसी के साथ डेट पे जाएं या डिनर डेट पे जाएं हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ, टेल हर टू पे, बुरा मान जाएंगी इस बात पे। भाई इफ यू आर इक्वल शी विल नॉट लाइक इट। क्यों? उसकी वजह यह है कि दिस इज, देखें कुछ चीजें ना हमारे डीएनए का हिस्सा होती हैं, वी आर हार्ड वायर्ड टू डू दीज थिंग्स। Women like to be treated as princess. If you stop doing that, they will not feel good. और ये गलतफहमी क्या है? Women and men are equal but not same. Please इस कॉन्सेप्ट को कुछ समझिए, देखने वाले समझे। They are equal to us. लेकिन सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है। अगर औरत हर वो काम करे जो मर्द ने करने हैं, इसको फेमिनिज्म नहीं कहते। औरत का रुतबा यह है कि वो हर वो काम कर सकती है जो मर्द कर नहीं सकता। That's the problem. This is where you fill in. हमें ऊपर वाले ने क्यों बनाया? ताकि हम एक दूसरे की जो एम्प्टी स्पेसेस है ना उनको फिल करेंगे। मैं एक आदमी क्या होते हैं? Men are taught to be fearless. They are taught to be hardcore, tough, so that they can go out and do stuff which requires physical strength, which requires heavy metal nerves. अब उसके अंदर जब आप उसको एक मशीन बना दोगे, उसको इमोशंस कहां से मिलेंगे? उसकी वो स्पेस कौन फिल करेगा? वो स्पेस फिल करेगी औरत। नर्चरिंग, लविंग, नरिशिंग, कैरेसिंग, पैम्परिंग, उसके अंदर वो भरा हुआ है जज्बा उसके अंदर। अब ये उसकी उस स्पेस को फिल कर रही है। उसका जो उसकी पर्सनालिटी में जो एक पार्ट मिसिंग है उसको वो फिल कर रही है। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए प्रोटेक्शन,
उसको चाहिए एक ऐसी एंटिटी जो कि उसको इमोशनली फिजिकली प्रोटेक्ट करे, प्रोविजन चाहिए उसको, उसकी उस एम्प्टी स्पेस को वो फिल करेगा। और हमने जोड़े बनाए, वो क्या था? ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या था? आपने कह दिया नहीं, वो जो औरत मर्द कर सकता है वही औरत कर सकती है, और जो औरत कर सकती है वही मर्द कर सकता है। अब दोनों के अंदर जो ट्रेट्स हैं वो एक जैसे हो गए। मुझे औरत में फेमिनिटी नजर नहीं आ रही, उसको मेरे में मैस्कुलिनिटी नजर नहीं आ रही, मैं किस चीज से अट्रैक्ट होऊंगा? खाली बायोलॉजिकल ऑर्गन से तो अट्रैक्ट नहीं होगा ना मैं, फिर पीछे रह क्या गया? और यही वजह है कि हम इन आवर सबकॉन्शियस हम ढूंढ यही रहे होते हैं। ठीक है, ये जो तू नहीं और सही और नहीं और सही का वाला मामला है, वो यही तो है। हम वही ढूंढ रहे होते हैं, हम वही नर्चरिंग नेचर ढूंढ रहे होते हैं। क्यों कहता है एक शौहर अपनी बीवी के सामने अक्सर, मेरी माँ जैसा खाना पकाती थी ना? वो हर औरत में माँ जैसा प्यार ढूंढ रहा होता है। क्यों? मतलब ये तो गलत बात नहीं है। और हर औरत अपने शौहर में बाप ढूंढ रही होती है कहीं ना कहीं। ये तो गलत चीज नहीं है। नहीं, गलत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज द वेरी फर्स्ट आइडल दैट शी हैज, एक लड़की का पहला आइडियल कौन होता है? उसका बाप होता है। हाँ, देयर आर रेयर सर्कमस्टांसेस जहां पे घर का माहौल अच्छा नहीं था, बाप वो तो एक्सेप्शंस है, वो डैडी इश्यूज हो गए ना, हम उनकी बात नहीं कर रहे, जनरलाइज सेंस से बात करेंगे। एक पहला जो होता है ना आइडियल हीरो, वो बाप होता है एक लड़की का। ठीक है, और सेम गोस फॉर अस मेन एज वेल। हम कहते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जब बीवी को कंपेयर करेंगे ना, तो किसी दूसरी औरत से नहीं, माँ से ही कंपेयर करेंगे। तो वो तो प्रॉब्लम नहीं बन जाएगी फिर? तो ये प्रॉब्लम तब बनेगी जब व्हेन इट्स नॉट कन्वेड इन द राइट मैनर। व्हाई डू यू हैव टू कन्वे कि मेरी बीवी मुझे अपनी माँ जैसी चाहिए? Don't convey it then. Do not convey it. Why do you have to convey? Because you're not getting what you want. Because when someone says that, my mother used to do this, it means that he is not feeling that nourishing vibe from that lady. Okay. Or if she says my father used to do this, she is not getting that masculine vibe from you. So she had to compare you with someone who was more masculine than you, or you had to compare her with someone who was more feminine, who was more nourishing than her. तो कुछ कमी है तो आप कंपैरिजन कर रहे हो ना। वो कमी क्यों है, उसी के लिए तो गिरबान में झांक के देखो, इंट्रोस्पेक्शन करो अपनी कि वो कमी है क्यों आपके अंदर। कोई एक शिकायत कर ही क्यों रहा है? वो शिकायत का मौका अगर आप दे रहे हो तो प्रॉब्लम ये तो है, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हम लोग। तो इसी के अंदर, इसी साथ चीज़ के अंदर, मतलब ये डिबेट इस तरफ अगर हम, सिंस ये इन लॉज वाला मामला आ गया ना, तो इसके अंदर इनिशियली आपने मेंशन किया था कि वन ऑफ द कोर फैक्टर्स के अंदर इन लॉज भी होते हैं। ये एक स्टडी हुई थी, जैसे वेस्ट के अमेरिका में ये जो वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ डिवोर्सेस इज फाइनेंसेस एंड इनफिडेलिटी। और इंडो पाक में या इंडो सब कॉन्टिनेंट में 80% डिवोर्सेस आर बिकॉज ऑफ इन लॉज। तो ये लॉज के क्या मामला आते हैं? क्यों बच्चे अलग क्यों नहीं करते शादी से पहले? और कुछ नहीं तो किचन अलग करते हैं, और अगर रखना भी है, साथ रखना है, तो फिर माओ ने बेटों से के थ्रू बीवी को क्यों कंट्रोल करना है? मतलब ये मिडिल क्लास जो हमारा लोअर मिडिल स्ट्राटा है, जो कि मेजॉरिटी में है, हो सकता है 10-20% में ना होता हो, मतलब बड़े अच्छे लोग भी हैं। या मिडिल क्लास का की जो पूरी जो जमा पूंजी या जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो उनका बेटा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। दिस इज व्हाट आई हर्ड। मैंने ये मेरे पास, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई हर्ड फ्रॉम पीपल। आई टॉक टू पीपल, आई गिव देम बिहेवियरल एडवाइस एज वेल, लाइफ कोचिंग करता हूँ। वो उनका सास, हाँ पुत्र किवें छड़ दिए। मैं कहा प्लीज आपका बेटा है, लेट हिम, ही हैज एंटर्ड इनटू अ न्यू रेल्म वेयर, जहां पे वो एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, एक नई फैमिली रेस करने जा रहा है। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ। दे ट्रीट हिम लाइक एन इन्वेस्टमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चे से उम्मीदें मत लगाओ, बट ये ज़रूर देखो कि कोई नया बिजनेस शुरू करने में, आप कोई नया काम शुरू करो, कोई नई दुकान खोलो, आपको ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, ज़्यादा एफर्ट देते हो, तवज्जो, टाइम, अटेंशन सब ज़्यादा देते हो आप उसको। यहाँ पे वो एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है एक ऐसे शख्स के साथ जो उसके लिए अजनबी है, भले लव मैरिज क्यों ना हो। When you start sharing a bed and a room, that person is stranger. उस वक्त वो अजनबी लगता है, क्योंकि पहले कभी किया नहीं होता आपने उसके साथ इस तरह से। So एक अजनबी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, उसको थोड़ा सा रूम तो दो। वही बेटा सारा दिन दोस्तों के साथ बाहर होता था, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिल्कुल। वो अगर बीवी के साथ जा रहा है, 4 मिनट आ गया तो आपको प्रॉब्लम है, क्यों हो गए, कितने चले, क्या कर रहे हो? Dude, please give him or her some space. आप के घर में कितने कमरे हैं उस बेचारी को ये भी नहीं पता। घर आते साथ ही बेटा इस घर की जिम्मेदारी तुम पे है। क्यों है? तुम लोग पहले पेट्रोल पे चलते थे, क्यों है? तुम लोग पहले खाना खाते थे ना,
तो जहाँ पे 4 लोग खाना खा रहे थे वहां पे एक रोटी उसकी भी बन जाएगी। नहीं, अब किचन वो पहले क्या 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 करते थे? पहले क्या तुम शिकार करके लाते थे, खाते थे? पहले तुम्हारे लिए मनोसलवा आता था, पहले इनको तीतर मिलते थे। हाँ, तो पहले भी खाना खा रहे थे ना, तो 2 रोटियां उसकी बेचारी की भी बना दो जो बहुआ नहीं है, उसको पहले टाइम तो दो। वो अपना घर बार छोड़ के एक नई जगह पे आई है, अजनबी जगह पे आई है। कितना मुश्किल होता होगा, मतलब फॉर वंस बंदा इमेजिन करेगा अपने सारी जिंदगी छोड़ी, अपना जहाँ पे आपने 20-25 साल गुजारे, नए लोग, नए चेहरे, पता नहीं मुंह भी धोते हैं सुबह उठ के कि नहीं, और उनके अंदर आपने आके, और शादी की पहली रात वो बेचारा आया है और आके पूरा टब्बर इकट्ठा हो जाएगा उसके इर्द-गिर्द। अब देखो ना, she has entered, as I said, into totally new world। वो अजनबी है उसके लिए, वो डरी हुई है, वो सहमी हुई है, उसको बाप ने पता नहीं कैसे रखा होगा। और वो जो एक हमारे यहाँ देसियों में होता है, शादी की पहली रात, मेरी बात सुनो, ये है मेरी माँ, ये है मेरा बाप, बस इसकी जिम्मेदारी तुम पर है, मेरे माँ बाप को खुश रखना, मैं तुमसे खुश रहूंगा। बेटे तू उनको खुश रख, मैं जा रही हूँ वापस। हम यही करना चाहिए। आगे से ये जवाब, ट्रस्ट नहीं मारेगा, तू रख खुश, खुश रख, मैं नहीं रख रही। मतलब तूने इससे पहले अपने माँ बाप को खुश नहीं रखा हुआ था क्या? अजीब सी बात है। ये मेरी जिम्मेदारी कहाँ से आ गई? और बैठ के पूरा लेक्चर दिया जाएगा उसको। मैं माँ बाप की इज्जत सर आंखों पे, उनका एहतराम आप उनके लिए जितना करो उतना कम है। मैं भी एक बाप हूँ, बेशक, जितना करो उनका उतना कम है, लेकिन प्लीज अपनी मैरिड लाइफ को इस झमेले से दूर रखो। इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। शी शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इफ शी कैन शी शुड सर्व योर पेरेंट्स। अपने आपके माँ बाप को खाना खिला देने में, रोटी पकाने में कोई हर्ज नहीं है, करो, अच्छी बात, उनके लिए उनकी खिदमत भी करो, बाय चॉइस करो। लेकिन उस पे ये, और आते साथ थोप देना उस पे, और कहना कि ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे बता दो उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहाँ लिखा था, मुझे वो प्रोविजन दिखा दो, तुम वो कागज निकालो, उसमें दिखाओ कहाँ लिखा था, क्या लिखा हुआ था। वरना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। निकाहनामे में लिखना शुरू करो ना, ये चीजें ऐड करो उसके अंदर, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में लिखना शुरू करो कि जी इसकी जिम्मेदारियों में ये भी सब कुछ शामिल होगा। वो नहीं होता। फिर अगर वो नहीं कर पाती है, पूरा खानदान लठ लेके पीछे बढ़ जाता है उस एक के। अब वो अकेली है, याद रखना। औरत जब अपना डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करती है ना, उसका पहला डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? क्या होता है? बिटरनेस। वो यहाँ पे अंगारे रख लेगी। दिस इज हाउ शी डिफेंड्स हरसेल्फ। क्योंकि उसको पता है मेल फीमेल, पुराने खापड़ किस्म के लोग, सब तजुर्बाकार लोग, जिंदगी खंडा देने वाले लोग, वो उसके पीछे पड़ गए। अब वो है 21, 22, 24 साल की। अब उसको क्या करना है? उसको अपना डिफेंस तैयार करना है। और वो शी इज अ लोन वुल्फ। अब आप कहते हैं यार ये तो इसके जुबान पे तो हर वक्त अंगारे रहते। अच्छा ये मैं नहीं कह रहा कि बहुएं ही सच्ची होती है। कुछ बहुएं बाकायदा तौर पे उनको वो जैकेट खुद कुछ पहना के भेजा जाता है, कुछ के इश्यूज जाती लॉ से फट जाना है। हाँ, ये इश्यूज भी होते हैं। क्यों? लेकिन वो गलत है। इट गोज बोथ वेज। ऐसी आती हैं बहुएं जो आते साथ ही कहती हैं कि मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, मुझे अलग घर लेके दो। चलें, वो भी उसका राइट है, बट सर्कमस्टांसेस को देखते हैं, क्या अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर तुम्हें उस घर में कोई तकलीफ नहीं है तो लेट इट बी। तुम्हें कुछ कह नहीं रहा। लेकिन होता पता है क्या है? हम एक ना इन्फिनाइट लूप में आ चुके हैं। मुझे फिगर 8 लूप होता है। वो क्या होता है? एक परसेप्शन बन गई है कि इन-लॉज ऐसे ही होते हैं। तो उसका जो उसकी बेटी की माँ ने भी अपने इन-लॉज ऐसे ही देखे थे। अब उसने अपनी बेटी को प्रिपेयर किया है कि बेटा ऑल गन्स ब्लेजिंग, बंदूकें लोड करके जाना अपनी दुनिया से, खाली हाथ तुम्हें नहीं जाना। तो वो उसी माइंडसेट के साथ वो आ रही है। ये झूठ है। एक झूठ से निकलो। बहू बेटी नहीं बन सकती, सास माँ नहीं बन सकती। प्लीज ये कहना बंद कर दो मेरी बेटियों की तरह। मैं वेरी नाइस यार, ये माइक ड्रॉप था। ये आई लाइक द स्टेटमेंट। यस, अपने रोल्स डिफाइन रखो। अगर तुम्हारी बहू बेटी है तो फिर वो, अगर तुम्हारी बेटी की तरह वो भी 12 बजे सो के उठ रही है तो रिलैक्स रहो। तुम्हारी बेटी घर में खाना नहीं पकाती थी तो वो भी नहीं पकाएगी, वो बेटी है। अगर तो वो बेटी है तो फिर उससे अगर गलतियां हो रही हैं तो जैसे तुम अपनी बेटी को माफ कर देती थी ना, उसको भी माफ कर दो। तो वो बेटी नहीं है, वो बहू है। और अगर वो माँ है, अगर तुम सास को माँ कहती हो तो माँ दिन में 50 दफा डांटती थी, उसमें ईगो नहीं आती, तुम्हें ईगो नहीं आती थी। तो माँ जो है वो दिन में वो माँ को में रोकती भी थी, टोकती भी थी, ये पहनो ये ना पहनो, यहाँ जाओ वहां ना जाओ। तो फिर तुम्हें ना गुस्सा नहीं आना चाहिए। उसमें एम्पावरमेंट थ्रेटन नहीं होना चाहिए कि मेरी एम्पावरमेंट थ्रेटन हो रही है, मेरी लिबर्टी थ्रेटन हो रही है। तो पहली बात तो ये, अगर तो माँ और बेटी समझते हो एक दूसरे को तो फिर ये चीजें निकाल दो जो कि नहीं निकलेंगी। सो इस इल्यूजन से हम देसियों को बाहर आ जाना चाहिए। सास होती है, बहू होती है। ट्रीट देम लाइकवाइज। ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखें एक दूसरे से। कोई किसी का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सास बहू की जिम्मेदार नहीं है, बहू सास की जिम्मेदार नहीं है। वेरी नाइस। आप अगर अपनी बाउंड्रीज में, तमाम इदारे
तमाम इदारे अगर अपनी हदूद में रह के काम करें। देखिए सर, इट्स ऑल अबाउट इंटरपर्सनल। तुम्हारा कनेक्ट हो गया ना वहां से, जो आपने कहा था कि बाय दिस एंड बाय दैट। बिल्कुल कनेक्ट हो गया मैं। तो सर फिर किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आपको कोई कुछ आपके जहन में आया कि क्या बात की है, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, तो तमाम इदारों ऑल इंस्टीट्यूशंस शुड रिमेन इन देयर ओन realm and boundaries। हाँ, ऐसे ना किया करें बात आ जाए। अच्छा, anyway, हम यहाँ से क्विकली लेके जाऊँगा मैं। आखिरी एक आधे मेरे पास पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं बिफोर कंक्लूजन, लेकिन मुझे एक डेफिनेशन चाहिए। वो हर जेन जी हम देख रहे हैं जो भी स्क्रॉल कर रहा है उसका जवाब चाहिए। क्या रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग की डिबेट के अंदर मतलब व्हाट आर द टॉक्सिक ट्रेड्स? क्या चीज़ें देखें एक नौजवान के अंदर, अगर कोई ख़वातीन देख रही हैं तो उसके बाद भाग जाएं? मतलब कहेंगे यार रेड फ्लैग है। ये डिबेट बड़ी ज़्यादा चलती है, रेड फ्लैग है ग्रीन फ्लैग है, लेकिन समझ भी नहीं आता। किसी ग्रीन फ्लैग को एट टाइम्स लग रहा होता है कि मैं रेड फ्लैग हूँ, और रेड फ्लैग वालों मेजॉरिटी को लगता है कि भाई हम तो बहुत ग्रीन फ्लैग है, लेकिन दे आर नॉट रेटेड एज ग्रीन फ्लैग्स। देखिए ये इट्स अ जेंडर स्पेसिफिक थिंग। ये मुख्तलिफ होती है। कुछ चीज़ें जो कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ें जो जेंडर स्पेसिफिक होती है। अगर आदमी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने को तैयार नहीं है, इट्स अ रेड फ्लैग। आप ज़रूर देखें कि ये रेड फ्लैग है या नहीं है। और उसके बाद अच्छा, चूंकि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के देसी सेटअप की, तो यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इफ़ यू डेट समवन एंड देन यू गेट टू नो समवन, ये वेस्ट में होता है। वहाँ पे यू डेट समवन एंड यू गेट टू नो समवन। यहाँ पे ख़ानदान मिलते हैं, लोग मिलते हैं, एक दूसरे का वो देखते हैं। तो अगर ख़ानदान एक दूसरे से मिल रहे हैं, पहली बात तो ये है कि मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ओवर कम्युनिकेशन इज़ गुड कम्युनिकेशन। ओवर कम्युनिकेशन इज गुड कम्युनिकेशन। किसी भी चीज की अबंडेंस बुरी होती है, ज्यादती बुरी होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन अमंगस्ट रिलेशनशिप्स, ओवर कम्युनिकेशन इज गुड रिलेशनशिप कम्युनिकेशन। किसी के रिश्ता करते वक्त जरूर देखें कि उनके घर का माहौल कैसा है, हाउ दे ट्रीट विद ईच अदर। शुरू में तो वो बहुत ही अच्छे बन के आते हैं ना, मतलब शुरू में तो आपको लगता है कि इनसे ज्यादा कोई जनती कोई नहीं है। करे ना, इसीलिए क्या तो ओवर कम्युनिकेट करें। उनके घर सरप्राइज विजिट्स किया करें उनके घर पे। ओह इंटरेस्टिंग। ये लाजमी देखा करें उनके घर में पुराने नौकर हैं कि नहीं है, पुरानी हाउस हेल्प है कि नहीं है। जहाँ पे पुराने हाउस हेल्प होते हैं, इसका मतलब है लोगों का इखलाक बहुत अच्छा है, लोग रुकते हैं वहां पे। एक चीज मैं बहुत ज्यादा फेस करता हूँ, और वो मैं एडवाइस करूंगा उन तमाम लोगों को जो एक्सपैट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तानीज हैं, इंडियंस हैं। प्लीज अगर आपका बच्चा वहां पे पला बड़ा है तो चाचे ताए मामे के बेटे या बेटी से शादी मत करवाएं। इट्स अ कल्चरल शॉक जो उनको मिलता है। जो यहाँ से गया होता है उसकी जिंदगी भी अजाब, जो बाहर से होता है उसकी जिंदगी भी अजाब। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मैंने ट्रेंड देखा है, यहाँ से बहू जब लेके जाते हैं तो वो मेड होती है। बाहर सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या? अक्सर जो मेरे पास फटे आते हैं उसमें ये होता है कि घर का काम कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हाउस हेल्प होती है, वहां नहीं होती है। यहाँ से जो बेटियां लेके जाते हैं ना, वो हाउसमेड्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। उनको मेड बना के रखते हैं वहां पे। और जो बेटा लेके जाते हैं वो इसलिए लेके जाते हैं कि घर की चीजें, घर की जायदाद घर में रह जाए। ये मत करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं कपल का बताऊंगा, जो रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग होता है, वो उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। हर किसी की लव लैंग्वेज होती है एक, ठीक है? If you want to know कि if I want to know what is my your love language, for example, I will see how do you love your loved ones. मैं वो देखूंगा। Exactly the same way you would want to be loved by me. जैसे आपकी लव लैंग्वेज दूसरों के साथ होगी ना, आप मुझे भी वैसे ही ट्रीट करोगे, and you would want to be treated by me the same way. आपने ये देखना है इस आदमी की लव लैंग्वेज with his friends क्या है, with his relatives क्या है, with his subordinates क्या है, वो लोग जो दर्जे में इससे नीचे हैं उसके साथ लव लैंग्वेज क्या है। और अगर उसमें आपको कोई कजी दिखे, then it's a red carpet, रेड फ्लैग नहीं है, पूरा रेड कार्पेट है। सेम goes for both genders. It goes for both genders. और हम यहाँ पे बात में बार 3-4 दफ़ा इमोशनली अनअवेलेबल होने का जिक्र आया। तो हाउ इज़ समबडी इमोशनली अनअवेलेबल? और एट टाइम्स हो रहा होता है कि बंदे को लग रहा होता है कि भाई मैं तो इमोशनली प्रेजेंट हूँ, मैं तो बातचीत कर रहा हूँ, बट लेकिन जब मैं बातचीत करता हूँ तो वो लड़ाई पे एंड होती है। तो इसलिए आई एम अवॉइडिंग द कॉन्वर्सेशन। सो आई वॉन्ट टू बी इमोशनली प्रेजेंट एंड अवेलेबल, बट स्टिल उसके स्पाउस को लग रहा होता है कि ऐसा है नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। अच्छा, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इसको मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा। इमोशनली अवेलेबल वो शख्स होता है हु इज रेडी टू लिसन टू यू। वैसे तो इसमें बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं और भी कि इमोशनली अवेलेबल कौन इंसान होता है। और फिर इसमें अटैचमेंट स्टाइल्स आते हैं। इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है,
कुछ लोगों का अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है, उसमें उनका चाइल्डहुड बहुत मैटर कर रहा होता है, उनके बचपन में उनको जो है वो तवज्जो नहीं मिली थी, तो या वो इनसिक्योर अटैच हो गए किसी से, या तवज्जो नहीं मिली थी तो वो अवॉइडेंट अटैच हो गए किसी से। और मजे की बात है, एक स्टडी ऐसी है जिससे बचपन में ही पता चल जाता है कि बड़े होकर क्या बने, कैसा रिलेशनशिप रखेगा। इंटरेस्टिंग। एक स्टडी नॉर्वे में की गई थी, उसमें कुछ बच्चों को लिया गया, उनकी माओं को बुलाया गया और उनको एक प्ले एरिया में छोड़ के उनकी माएँ चली गई। उसके बाद 1 घंटे के बाद जब वो माएँ वापस आई, उनमें से कुछ बच्चे थे जो रो रहे थे, कुछ बच्चे थे, 1-2 थे जो खामोश थे। जो रो रहे थे जैसे ही माँ ने उठाया वो चुप हो गए, खामोश हो गए। वो बच्चे थे सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल था उनका। जैसी माँ महसूस आई वापस, उन्होंने जो तकलीफ थी उसको उन्होंने भुला दिया और वापस वो उस रेल में चले गए। ठीक है। जो बच्चे जिनको कुछ माएँ ऐसी थी जब वो आए तो बच्चों को उठाया, वो बच्चे जो रोते रहे माँ के उठाने के बावजूद भी, वो है एंशियस अटैचमेंट स्टाइल, कि वो उसको उनको फिर भी यकीन नहीं आ रहा था कि नाउ दे आर सिक्योर, द मदर इज बैक। ये इनका आगे चल के एंशियस अटैचमेंट स्टाइल क्या रहता है, आप जितना भी इनको सिक्योरिटी देते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ये फिर भी वरिड रहेंगे, फिर भी सस्पेक्ट करेंगे, फिर भी ये परेशान रहेंगे कि छोड़ तो नहीं दोगे। फिर आता है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। ठीक है। वो रो रहे थे, कुछ देर रोए, खामोश हो गए, माँ वापस आई, वो नाराज बैठे हैं माँ से, तुम छोड़ के क्यों गई मुझे। वो माँ को उस तरह प्यार नहीं कर रहे। ये होते हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग। जब ये बड़े होते हैं, ये किसी को अपना 100% नहीं देते हैं। ये आपसे मोहब्बत करेंगे भी सही, तो जब इनको सही लगेगा उतना देर प्यार करेंगे आपसे, फिर ये पीछे हट जाएंगे। इनको अपनी स्पेस चाहिए, आपको अपनी स्पेस में घुसने नहीं देंगे, राइट। तो इस तरह के जो लोग हो, ये अब एक मुख्तलिफ अटैचमेंट स्टाइल्स के लोग हैं, इनके कॉम्बोज बनते हैं आगे चल के। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले आदमी का एंशियस अटैचमेंट स्टाइल वाले आदमी से बहुत प्यारा कॉम्बो बनता होता है हमेशा। इंटरेस्टिंग। वो चेजर होता है, वो चेज करवा रहा होता है, ये चेज कर रही होती है, कर रहा होता है, दोनों एक दूसरे को फिल कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, सबसे बेहतरीन तो होता है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल जो होता है, वो सबसे अच्छा एक अटैचमेंट स्टाइल होता है। तो इन सब के अंदर क्या है, हमारा बचपन भी आता है, हमारा ब्रॉटअप भी आता है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आते हैं। तो मैंने अर्ज किया ये बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर अगर हम बात करने चलेंगे तो मैं शायद मुझे भूल भी गया आपने क्वेश्चन क्या किया था, कहाँ से कहाँ निकल गया। इमोशनली प्रेजेंट वो लोग होते हैं जो अच्छे लिसनर्स होते हैं, जो बैठ के सुनते हैं। तो सुने और फिर आप जब आप सुनेंगे, अगर सुनने के वक्त लड़ाई हो जाए फिर सुनते तो आप सुन तो नहीं रहे थे ना, फिर लड़ाई तब हो रही थी, आप जवाब देना चाह रहे हैं। अच्छा, सिर्फ सुनना है। सुने, उसको परसीव करें। देखिए होता क्या है, इधर यू लिसन टू अंडरस्टैंड और इधर यू लिसन टू रिप्लाई बैक। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात सुनूं समझने के लिए, या आपकी बात सुनने के दौरान जवाब बुन रहा हूं, अच्छा इसको जवाब कैसे देना है ठीक है। तो फर्क है ना इसमें, दो के लिसनिंग स्टाइल में भी फर्क होना चाहिए। यू आर लिसनिंग टू द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड के, या खुद को उसके शूज में रखना। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने कहा था ना आपसे, बी फ्लेक्सिबल। रिलेशनशिप का प्रॉब्लम क्या होता है, जब मेरे पास कोई शख्स आता है ना रिलेशनशिप के लिए, सर मेरा ये प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में और मैं चाहती हूं कि वो ऐसे करे, या मेरा ये प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, चाहता हूं कि वो ऐसा करे। हम रिलेशनशिप प्रॉब्लम ठीक करने के लिए सामने वाले को बदलना चाह रहे होते हैं। अच्छा, खुद को नहीं। वेरी नाइस। हम खुद को नहीं बदलना चाह रहे होते। अब मेरा अगला सवाल ये होता है किसी भी सेशन के दौरान के थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन ना कर ले, थोड़ा गिरेबान में झांक के ना देख ले। माना कि सामने वाला जो है वो बहुत बुरा है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, आप अपना बता दें कुछ गलत आपसे तो नहीं हो रहा। फिर कुछ ऐसे सवालात होते हैं। नार्सिसिस्ट हुआ वो तो कहेगा नहीं भाई मैं तो हूं बिल्कुल ठीक। नार्सिसिस्ट ये अपने आप में फिर दोबारा एक किताब है पूरी की पूरी। नार्सिसिज्म आता कहाँ से है, वेयर डज इट स्टेम्स फ्रॉम, ये होते कौन हैं, इसको उर्दू में नरगिसियत पसंद कहते हैं लोग, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं नार्सिसिस्ट। और वो पाकिस्तान में भी किसी को कहा जाता था वो नार्सिसिस्ट। लेकिन खुद भाई लोकल आने लगा तो मैंने कहा इंटरनेशनल निकल जाओ। डोनाल्ड ट्रंप ही रहते हैं, मैंने कहा ट्रंप पे निकल जाते हैं। नार्सिसिस्ट जो होता है ना सबसे उसका वो तो एक क्रीचर ही और है ना, वो तो एक मखलूक ही और होती है। वो कभी गलत नहीं हो सकता, उसको वो गैस लाइटिंग करता है, वो आप अपने एक्शन पे बात नहीं करेगा, आपके रिएक्शन को बेस बना के बुनियाद बना के वो आप पे चढ़ाई करेगा, वो आप पे लव बॉम्बिंग करेगा, पुश एंड पुल करेगा। नार्सिसिस्ट तो एक चीज ही और है ना, उस पे तो कभी दोबारा बैठेंगे बहस करेंगे कि नार्सिसिस्ट से बचते कैसे हैं, नार्सिसिस्ट से एस्केप कैसे लेते हैं, नार्सिसिस्ट को फिर उसकी औकात में कैसे लेकर आते हैं। दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। और देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स ऑफ कपल्स हैविंग अ नार्सिसिस्टिक पार्टनर, एंड मैं आपको ये सिर्फ इतना बता सकता हूँ इस थोड़े से वक्त में कि वो किसी जहन्नम से कम नहीं होता किसी नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ रहना।
ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग माइक ड्रॉप पे यहाँ पे मैं कहूँगा कंक्लूजन की तरफ बढ़ने से पहले किया है अली भाई ने। अली भाई आखिरी एक आधा छोटा सा सवाल है, खान साहब बाहर आ रहे हैं। सर ये तो अब मुश्किल लगता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल इट्स डिफिकल्ट। आई डोंट सी एनी रीजन कि उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि जो तो लेकिन वो इतनी जो पॉलिटिकली इतना अनरेस्ट है आवाम के अंदर इतनी ज़्यादा, देखिए पॉलिटिकल अनरेस्ट कहाँ है? क्या रोजमर्रा के काम रुक रहे? ठीक है। क्या कारोबार हुकूमत रुक रहा है? ठीक है। क्या कारोबार सब कुछ चल रहा है? रोजमर्रा के काम उस दिन भी नहीं रुके थे जिस दिन वो गिरफ्तार हुए थे, सिवाय वो जो एक फिर बाद में होलीगन हुआ, सब कुछ हुआ। प्रॉब्लम ये है कि मैं कोई पॉलिटिकल साइड नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, बट प्रॉब्लम सर ये है कि इस वक्त एक शख्स ज़ेरे अताब है, उसकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से है, फोर्सेस से है, मतलब गवर्नमेंट फोर्सेस से है। अब उसमें फिलहाल उसके पास कोई भी ऐसी स्टिक नहीं है कि जिससे वो हुकूमत को प्रेशराइज कर सके। पार्लियामेंट्री जितने भी अफेयर्स हैं वहाँ पे मात हुई, 26वीं आनी तरमीम देख लो आप, एहतजाज किया, कुछ नहीं कर सके। पहले एहतजाज और होते थे जब हुकूमती मशीनरी साथ होती थी, वो नहीं कर सके। केपी की हद तक उनके जलसे जुलूस वहाँ पे, लेकिन इसका आर्गुमेंट वो देते हैं कि हमें करने नहीं ना दिया जाता, मतलब पंजाब से निकलने से पहले ही रातों रात बहनें उठा ली, बेटियां उठा ली, माएँ उठा ली। एग्जैक्टली, बिकॉज अभी आपकी लड़ाई है एक पूरी गवर्नमेंट मशीनरी के साथ, आपकी लड़ाई है ना, आपको करने नहीं दिया जा रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर नहीं पा रहे, उन्हें करने नहीं दिया जा रहा। सो अगर उनको करने नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब है फिलहाल वो थ्रेट नहीं है गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, तो नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो अगर मास मोबिलाइजेशन होगी, कहाँ से कब हुई? तो हमने देखा है एक दफ़ा, एक आधी तारीख हैं, 2 तारीखें मेरे ज़हन में आ रही हैं, लेकिन मैं कोट नहीं करूँगा। आवाम इकट्ठी होकर निकलने की कोशिश की आवाम ने, इनके साथ नहीं हो सका ना। अभी आवाम तो सोई पड़ी है, अभी तो नहीं निकल रही वो। आप देखें 9 मई के बाद से लेके अब तक कितनी दफा इन्होंने मास मोबिलाइजेशन की कोशिश, 26 नवंबर की कोशिश थी, नहीं कामयाब हुई। ये वो चीज नहीं थी कि पूरे मुल्क पे इम्पैक्ट डालता। अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ, खान साहब की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन ऊपर जाती जा रही है। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात लगेगी आपको, एवरी टाइम दे फेल डूइंग समथिंग दे बिकम मोर पॉपुलर। हाँ, ऐसे ही 8 फरवरी दे बिकम मोर पॉपुलर आफ्टर। अच्छा, लेकिन 8 फरवरी के ऊपर फिर मैं आगे से टाइम को इग्नोर करके 45 और 47 वाली डिबेट हो जाएगी। ये तो जुर्रू फेरा गया सर, मैं तो कुछ कहने में मुझे कोई आर नहीं है। मैं खुद ट्रांसमिशन कर रहा था उस वक्त, सुबह के 9 बजे रात, खाना भी नहीं खाया हुआ था पूरी रात। मतलब कौन सा इलेक्शन है भाई? आपने इंटरनेट बंद कर दिया वादा करके कि बंद नहीं करेंगे। रात को 2 बजे आप कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि वो सिस्टम कैसे बैठ गया, वापस रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे। 47 के साथ जो किया गया, 45 के साथ हमने डायसेक्शन की थी, जैसे आपने 1 को 9 बनाया, 0 को आपने 9 बनाया। मैंने वो देखे थे वो सारा। का खौफ करें सर। मेरे पास कोई इस वक्त मैं साफी जुबान इस्तेमाल करो, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं कह सकूं धांधली हुई है, लेकिन ईमानदारी से भी नहीं हुआ। ये इलेक्शन ईमानदारी से नहीं हुआ, इतना समझ आ रहा है मुझे। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। और फिर मुझे हैरानी होती है अपने उन हुकूमती लोगों पे, आप किस मुंह से बैठ के कहते हो हम अवामी नुमाइंदे हैं? आपको आपका खुद दिल नहीं, लेजिटिमेसी नहीं है जब एक चीज की। अपना क्या नाम है वो, ऑन चौधरी नवाज शरीफ से ज्यादा वोट ले रहे, हद नहीं हो गई यार, कैसे लेके जा रहे हो यार, कम ऑन। ये तो वाले मामला तो हैं, और जो कि बड़े डिसअपॉइंटिंग रहे, लेकिन इसके ऊपर कुछ किया नहीं जा सकता। बिकॉज अंदाज़ा लगाएं कि इस सारी सिचुएशन के बावजूद साल गुजार गए वो पूरा, आगे कितना गुजारेंगे? आगे देखिए, जब गुजारनी होती है तो देखिए, गुजारनी होती है तो बड़ा कुछ हो गया था इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर जुनेजो साहब की गवर्नमेंट भी चल गई थी, चौधरी बरादरान की गवर्नमेंट भी चलाई ली गई थी ना। चलाने को कुछ भी चला लेते हैं। हमारे यहाँ जाली नोट चल सकता है, हमारे यहाँ जाली हुक्मरान भी चल सकते हैं। जाली हुक्मरान भी यहाँ पे चल सकते हैं। दिस हैज बीन वन वंडरफुल डिस्कशन, भी बहुत मजा आया, thoroughly enjoyed. I love the questions, I love the pace, the way you just carried the show throughout. एक लम्हे के लिए मुझे भी एहसास नहीं हुआ कि 1 घंटा गुजर गया। थैंक यू सो मच यार। आपका इंट्रो और एक्स्ट्रो में अलग से काट के लगवाऊंगा, जरा चेक करो। मुझे इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम।